साउथ के लिए सर आपने कितने गाने लिखे? साउथ के लिए अभी मैंने 4-5 गाने लिख दिए हैं। भाई चमक चलो 1 2 3 4। अभी एक गाना इसी हफ्ते मेरा होने वाला है, वो जेलर नाम है जिसका। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और कौन से? रामायण कथा है, 6 या 7 भाषा में है। तो उसके अंदर जो अभिनेत्री हैं उनका नाम है अंजलि अरोड़ा जी, कच्चा बादाम फेम है। ऐसी एक कविता सुनना चाहेंगे हम कि हमारे युवाओं को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने। दुश्मन जिगरा खूब दिखा ले, पाकिस्तान में सुन ले। दुश्मन जिगरा खूब दिखा ले, नहीं हम तुझसे डरने वाले, तू कब तक यूं छुप कर हम पर वार करेगा। और आपने राष्ट्रपति भवन में भी ऐसे खूब ठहाके लगवाए थे, तो वो कौन सी कविता थी? मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा है, हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। एक कविता ऐसी है जिसकी वजह से हमारे दर्शक ठहाके लगाने को मजबूर हो जाते हैं। चमक दांतों की निकाल देते हैं हम, पेट में से जबड़ा निकाल देते हैं। चमक दांतों की निकाल देते हैं हम, पेट में से जबड़ा निकाल देते हैं। आता नहीं हो जिसे हंसना, वो सीखे हमसे हंसी की बौछारे, जो ओए गुरु सिद्धू पाजी में से बाबा रामदेव को निकाल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम इश्क काव्यांजलि में। इसके हर एपिसोड में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिसने देश दुनिया में अपनी कविताओं से और अपनी कला से खास पहचान बनाई है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं जयदेव जोनवाल, जिन्होंने पिछले 20 सालों में कई कविताएं लिखी और इनकी लेखन कला ने देश की संसद से लेकर देश के राष्ट्रपति भवन तक में अपना नाम रोशन किया है। तो चलिए हम आज मिलते हैं जयदेव जोनवाल से। बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्मों तक में इन्होंने काम किया है। नमस्कार सर। नमस्कार आपका प्रियंका जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं। सर कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? जर्नी की शुरुआत हुई, मैं भी एक आम बच्चे की तरह बस पढ़ाई लिखाई में रहता था, लेकिन मेरा मानना था कि अगर जीवन में कुछ करना है तो कम से कम ऐसा कुछ करना चाहिए कि जब हम मरें तो दुनिया याद रखें। तो बस मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ था। मुझे कभी भी कोई पेपर मिल जाता था, अखबार का कटिंग मिल जाए या फिर कुछ भी बुक मिल जाए, मैं उसे पढ़ डालता था। और इसी शौक़ के चक्कर में मैंने कम से कम अपने जीवन के बचपन के 5-10 साल मैंने सरकारी लाइब्रेरी में गुजारे हैं। बस वहीं से लेखन की और बाकी इस तरफ की रुझान की शुरुआत हो गई। सर आपने किस एज में, मतलब पहली कविता, पहली आपकी प्रस्तुति किस एज में हो गई थी? एज तो बहुत लेट हुआ, लेकिन पढ़ने का कहते हैं ना, घड़ा जितना भरता है उसके बाद उसके अंदर के पानी का स्वाद ही अलग होता है। तो मैं वो घड़ा था जो भरता गया। लेकिन जो कविताएं की थी 2007 में मैंने शुरुआत की थी। एक कंपटीशन था, अशोक चक्रवर्ती जो हास्य कवि हैं और बाकी पद्मश्री जिन्हें मिला, मेरे गुरुजी होते हैं, तो उन्होंने एक कंपटीशन का आयोजन किया था, MTNL परफेक्ट हेल्थ मेला, जो दिल्ली हाट के अंदर दिल्ली में हुआ था। और उसके अंदर उन्होंने कई कवियों से एंट्री बनाई थी और उन्होंने कहा था कि जो हास्य दंगल में आना चाहें, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, जिनमें हास्य के कीटाणु हो तो वो आएँ। तो मैंने भी अपना नाम और बाकी डिटेल्स वगैरह भेजी, तो 100 कवियों में से मेरा नंबर भी आया। तो फिर इसके बाद मैं वहाँ गया और मैंने पहली जो कविता पढ़ी थी उसका शीर्षक था बस। तो उसमें MTNL परफेक्ट हेल्थ मेला के अंदर स्मृति ईरानी जी आई थी, के अग्रवाल जी जो हार्ट के बड़े बहुत डॉक्टर थे, अब तो वो रहे नहीं, वो थे, और बहुत बड़े बड़े जो कवि थे वो लोग आए थे, और बाकी अशोक सर ने संचालन किया था। वहाँ से शुरुआत हुई। तो मैं उस कविता की 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। बस पहले ब्लू लाइन चलती थी, तो मैं आपको ब्लू लाइन बस की तरफ ले जाऊँगा। बस के सफ़र में कुछ अजीब सा माहौल हमसे पेश आया, बस के सफ़र में कुछ अजीब सा माहौल हमसे पेश आया, लड़कियों को मैं भैया और औरतों को मैं बिहारी नजर आया। बस के सफ़र में कुछ अजीब सा माहौल हमसे पेश आया, लड़कियों को मैं भैया और औरतों को मैं बिहारी नजर आया। बस्ती भरी तो इसमें मेरा कसूर क्या था, बस्ती भरी तो इसमें मेरा कसूर क्या था, पुरुष तो थे 1 आध दर्जन और बाकी बाग औरतों से भरा था। जहाँ भी पैर रखा तो गाली, और जो हिला तो थप्पड़, उन्हें मैं इकलौता नौजवान हाथ साफ करने का टिश्यू पेपर नजर आया। बस के सफ़र में कुछ अजीब सा माहौल हमसे पेश आया। और कविता आगे जाती है, क्या हादसा होता है कि युवा चढ़ जाता है जब बस के अंदर सारी महिलाएं हों। तो उस बस के अंदर आप जैसी खूबसूरत लड़कियां भी थी, और एक युवा जब चढ़ जाता है बस में, और उसके साथ क्या हो सकता है आगे की स्थिति मैं आपके साथ प्रस्तुत करता हूँ। चलो खूबसूरत लड़कियों ने मारा था तो अच्छा था, चलो खूबसूरत लड़कियों ने मारा था तो अच्छा था,
मगर क्यों बदसूरतों ने मुझ पर अपना हाथ साफ किया, मगर क्यों बदसूरतों ने अपना मुझ पर हाथ साफ किया। उनमें से थी कुछ हिलती डुलती आंटियाँ भी शामिल, उनमें थी कुछ हिलती डुलती आंटियाँ भी शामिल, जिनका चलना फिरना ही एक करिश्मा था, जिनका चलना फिरना ही एक करिश्मा था। किस तरह तोड़ा उन्होंने मुझ जैसे नादान से बच्चे को, किस तरह तोड़ा उन्होंने मुझ जैसे नादान से बच्चे को, जैसे वो सब कबाड़ी और मैं उन्हें भंगार नजर आया। बस के सफ़र में कुछ अजीब सा माहौल हमसे पेश आया, लड़कियों को भैया और औरतों में बिहारी नजर आया। तो ये मेरी शुरुआत थी कविता की। वाह वाह, आपकी शुरुआत ही इतनी अच्छी थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे कोई ये कैसे नहीं सोच सकता था कि ये बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा जी। तो उसके बाद क्या किया सर? उसके बाद मैं कविताएं लिखते रहा, लेकिन क्या है कि बचपन में मेरे को एक शौक़ था। मैं जहाँ रहता था करोल बाग के अंदर, तो वहाँ एक सीडी की दुकानें, पहले कैसेटें चलती थी टेप रिकॉर्डर वाली, है ना। तो मेरे को उस शॉप पे जाके खड़े होने का बड़ा शौक़ था। तो कैसेटें आती थी, उनके पोस्टर होते थे रंग बिरंगे, तो मैं उनको पढ़ता था। राम तेरी गंगा मैली, ऐसी ऐसी मूवियों की पढ़ता था। तो मेरा मन लगता था कि इसमें गाने कैसे लिखे जाते हैं। तो बस वहाँ से धीरे धीरे मैंने सोचा गाना भी मुझे लिखना है, लेकिन मुझे गाने के इतना पता नहीं था। तो फिर मैं धीरे धीरे गाने के प्रति आया, तो मुझे किसी ने बताया कि इसमें मीटर होता है। मैंने मीटर क्या होता है, कि मीटर पे गाना लिखना पड़ता है। मैंने यार मीटर कौन सा था, मुझे समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे मैंने गाने के प्रति मेरा रुझान हुआ। फिर मैंने संघर्ष किया, लोगों ने मुझे भ्रमित भी किया, लेकिन फिर मैंने गाने लिखना शुरू किया 2009 के बाद में, और फिर गीतकार के तौर पर मेरी शुरुआत हुई। पहले के ज़माने में जो कैसेट्स आती थी और जो कैसेट्स पे नाम लिखे होते थे, जी। उसका भी एक अलग ही जुनून जी, उनका एक अलग जुनून होता था। और वो देख के, अब क्या, मैं तो कैसेट की बात कर रहे हैं, मुझे तो शौक पंजाब केसरी जो न्यूज़पेपर आता था, जिसमें रंग बिरंगी महिलाओं का फ़ोटो होते थे, मतलब हीरोइन हो गए, महिला नहीं है, तो उनके पोस्टर मैं अक्सर काटता था। उन पोस्टरों को काट के अपनी पॉकेट में, नहीं 2 रुपये मिलते थे, उससे काट के वो सबको एक फाइल में लगाना, हीरोइनों के चित्रों को। फिर उसके बाद उनके एड्रेस निकलना, कोई जुहू में रहती थी, कोई विले पार्ले रहती थी, कोई अंधेरी रहती थी, कोई गोरेगांव, वो सब लिखता था। तो मेरी माताजी बड़ी वो होती थी, मुझे बहुत डांटती थी, और है ना बहुत हताश भी होती थी, इसका आगे का भविष्य क्या होगा। तो कहती ये ना तो तुम्हें जानती हैं और ना तुम्हें पहचानती हैं, तो इनसे कभी तुम मिलोगे, ये मुझे तो लगता नहीं है, ये फालतू है, टाइम वेस्ट है। लेकिन मैं करता रहा। फिर कुछ सालों बाद वो इतने सारे गट्ठर हो गए थे वो चित्रों के, फिर वो फेंका गया। बाकी मेरा शुरू से रुझान था कि मुझे गीत लिखने हैं फिल्मों में। कलाकार तो कोई भी बन सकता है, कुछ अलग तो होता नहीं है। उसके बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाके मैंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग और गीतकारी का थोड़ा समझा जाना। तो मेरे साथ के कई लोग थे जो उन दिनों गए थे। फिर उसके बाद मैंने गाने लिखने का सीखा, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह जानी, और उसके बाद धीरे धीरे मुझे काम मिलने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे काम मिला। बहुत अच्छी बात है सर। इसी बीच में हम आपकी एक कविता सुनना चाहेंगे जी। अब सबसे ज़्यादा आपकी पॉपुलर जी, अभी देखा होगा आपने कि मोहब्बत का शरबत रुआबजा, जो 120 साल से चला आ रहा है, तो 120 साल से चला आ रहा है, लेकिन अभी उसके लेके कुछ पंगे हो गए। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी बहुत साल पहले, जब एक प्रोडक्ट आया था नया, तो उन दिनों मैंने लाइनें लिखी थी, तब मैंने लिखी थी, लोगों ने मेरा विरोध किया, लेकिन आज जिनके लिए लिखी थी उनका विरोध हो रहा है। तो आपने याद दिलाया तो मैं सुनाता हूँ वो लाइनें। हम सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी काफ़ी देर से इंतजार जी। आँख मार मार के योगा कराए बाबा। बाबा आप जानते हो कि नाम मैं बताऊँगा नहीं। आँख मार मार के योगा कराए बाबा, पेट गोल गोल अपना घुमाए बाबा, करने से होगा ये बात बोलता है, करने से होगा ये बात बोलता है। उन दिनों मैंने उनकी कंपनी लिखी थी, पतंजलि के नाम पे सब कुछ बनाए बाबा। लोगों ने कहा नहीं, विरोध मत करो, किसी का प्रोडक्ट का नाम ना डालो, तो मैंने हटा दिया था। फिर उसके बाद मैंने लाइनें चेंज की थी, पेट गोल गोल अपना घुमाए बाबा, सलवार सूट में भी धुड़की लगाए बाबा। आप देखिए कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। ये उन दिनों की लाइनें हैं जी। अरे वाह, क्या बात है। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं सर। आपने जैसा बताया कि आपने राष्ट्रपति भवन में और संसद में भी अपनी प्रस्तुति दी है, तो वहाँ कैसे जाना हुआ आपका?
वहाँ मेरे जैसे कि मेरा कवियों का सर्कल रहा है, ज़्यादातर लोग कवि रहे हैं मेरे, तो मैं कविताएं करता था, दिल्ली से बाहर भी जाता था मैंने जैसे, और दिल्ली के अंदर भी करता था, वही कवियों के थ्रू लिंक रहते थे, प्रोग्राम जहाँ होते थे मुझे जाना पड़ता था। वहाँ पे भी मेरा ज़्यादातर क्या है कि मैं गंभीर भी लिखता हूँ, लेकिन लोग मुझसे हंसना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं कोई अगर आपको अभी सैड कविताएं सुनाने लगूंगा तो जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे सैड रहने नहीं देते और हास्य ही सुनते हैं। जैसे मेरी एक कविता की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है, वो कैसे थे। हकली को हकले से प्यार हो गया, हकली को हकले से प्यार हो गया, हक हका हक हक, फिर चटमंगनी और शादी का प्रोग्राम हो गया। हकली को हकली से प्यार हो गया, हक हका हक हक, फिर चट मंगनी और शादी का प्रोग्राम हो गया। हकली फिर हकले के ख्यालों में हकी हकी रहने लगी, हकली फिर हकले के ख्यालों में हकी हकी रहने लगी, और हकला बेचारा हुका हुका फिरने लगा। फिर हकला बेचारा हुका हुका फिरने लगा। फिर हकली और हकली का ब्याह हो गया, और शादी के बाद हक बकाट में एक हकला बच्चा पैदा हो गया। हकली को हकले से प्यार हो गया। ये बहुत आगे की लाइनें और खतरनाक है, याद नहीं है, तो ऐसे भी कविता की हमने। कैसे आपको ऐसी विचित्र कविताएं और कविताएं मैंने संस्कृत में भी लिखा कैसे आता है आपको? ख्याल आ जाते हैं, जैसे कि अगर बेरोजगार प्रेमी हो और उसको प्रेम हो एक सुंदर लड़की से, तो वहाँ वो अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करता है, वो भी थी। छोटे से घर में छोटी सी दुनिया बसाऊंगा, छोटे से घर में छोटी सी दुनिया बसाऊंगा, मैं अभी कड़का हूँ। छोटे से घर में छोटी सी दुनिया बसाऊंगा, मैं अभी कड़का हूँ। तेरे बाप से अपनी शादी, होम लोन और कार फाइनेंस कराऊंगा। छोटे से घर में छोटी सी दुनिया बसाऊंगा। उसमें उसने बंटवारा बड़े स्टाइल से किया था। 3 कारें हैं उसके पास, एक तेरी, एक तेरे पापा की और एक हमारी है। ऐसे 3 घर हैं, एक तेरे पापा का, एक तेरे भाई का, एक हमारा है। और बैंक में जो उधार पड़ा है, लोगों पे जो उधार पड़ा है, उसमें कुछ तेरे भाई का, कुछ तेरे पापा का, और जो बाकी बचा हमारा है। तो उसने पूरी रूपरेखा ऐसी खींची है कि अपना पूरा कैरियर उसने सेटल कर दिया लड़की के पापा के ऊपर। तो ऐसे भी कविता होती है। अरे वाह, तो ये आपको विचार कैसे, जैसे कि मैं आपने फिल्मों में भी अपना बहुत योगदान दिया है, बॉलीवुड में भी, साउथ में भी, तो आपको कैसे विचार आता है कि ये कविताएं लिखनी कैसे है? मेरा हमेशा से सवाल रहता है, एक लेखक जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं किसी भी फिल्म में, क्योंकि लिखते भी वही हैं, गीत भी वही लिखते हैं। इवन उनको सिचुएशन दे दी जाती है, अब सिचुएशन के हिसाब से लिखना बहुत कठिन होता है। तो कोई लेखक सिचुएशन को कैसे ढालता है अपने गानों में, या फिर अपने गानों को कैसे सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है? जी, यहाँ गीतों में क्या होता है कि जैसे बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। इसमें क्या होता था, पहले बहुत मेहनत होती थी। पहले सिचुएशन दी जाती थी गीतकार को कि एक जो हीरो है वो बड़ा उदास है, उसकी प्रेमिका उसको छोड़ के चले गई है, तो वो गीत गढ़ता था, उसकी भावनाएं गढ़ता था। फिर गाना होता था, फिर कंपोजर आता था, उसका कंपोजिशन करता था, फिर सिंगर से बात होती थी, टीम आपस में बैठते थे, गाने बनाते थे। लेकिन आजकल रेडीमेड का ज़माना हो गया, रेडीमेड कपड़ा, रेडीमेड गाना। अब क्या करते हैं प्रोड्यूसर लोग, जो जिनको मतलब रेडीमेड काम चाहिए, वो तुरंत बोलते हैं लिरिसिस्ट से 4 सैड गाने दे दो, 3 रोमांटिक दे दो, 2 आइटम दे दो, उसी में से वो छाट के अपनी मूवी बना देते हैं। और गाने की सिचुएशन क्या ऐसी होती है कि जब सिचुएशन दी जाती है, जैसे कोई तो 3 दिन में एक गाना लिख पाता है, कोई 1 दिन में, जब तक उसका थॉट नहीं आता। मुझे 4 से 5 मिनट एक गाना लिखने में लगता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है। और उसके बाद क्या होता है, गाना एकदम से आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 प्रेम, एक गाना था वो इस तरह से था, जो मेरा जी म्यूजिक पे गाना है। यूं हाथ झटका मेरा के दिल टूट गया, तू जो है बदला हुआ, हाँ मैं टूट गया। ये शाम भी है दर्द की, तुझको नहीं है मेरी कमी, बदला है तू और मैं ठहर गया, बेवफा तुझसे क्यों मैंने प्यार किया। तो इस तरह गीत आते हैं कहीं से भी, और अंदर से आते हैं। कई बार सिचुएशन दी जाती है और कई बार गीतकार खुद करता है। क्या यही वजह है कि पहले के ज़माने में जो गीत होते थे उसकी वजह से फिल्में भी बहुत पॉपुलर हो जाती थी? जी, और गीत बहुत रिलेट भी करते थे लोगों से, लेकिन आजकल वैसा नहीं हो पा रहा। आजकल एक तो मैंने कहा कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, और अगर कोई अच्छा लिखता भी है तो उस गीत के ऊपर उनको सबको रेडीमेड गाना चाहिए। अब जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं आपको गीत
दिखाऊंगा, लोगों को गीत समझ नहीं आते। बना बनाया गाना, बनी बनाई रोटी हर किसी को समझ में आती है। तो वो माहौल हो गया, आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते। और जैसे आपने पीछे मैं आऊँगा तो आपने एक प्रश्न किया था कि जैसे साउथ वगैरह क्या होता है, मुझे नहीं आती तमिल तेलुगु, लेकिन मेरे पास वो म्यूजिक आई, ट्यून आई, तो मैंने वो म्यूजिक और ट्यून सुन के मुझे लगता है कहीं भी किसी भी भाषा में, चाहे विदेशी भाषा में भी आप सुनो, तो जो भावनाएं होती है वो म्यूजिक यहीं टच करता है, वो इधर नहीं होता, वो म्यूजिक दिल के अंदर ही रहता है। तो मैं अक्सर म्यूजिक सुन के भी गाने लिख देता हूँ। तो मुझे तमिल तेलुगु नहीं आती थी, मेरे लिए ट्रांसलेटर रखे गए, लेकिन वो भी मुझे समझा नहीं पाए। लेकिन मैंने जो साउथ में काम किया अभी तक, जितना भी तमिल तेलुगु का, वो भी मैंने सिर्फ सिचुएशन समझी है और बाकी म्यूजिक समझा, उसके बाद मैंने गाने लिखे। साउथ के लिए सर आपने कितने गाने लिखे? साउथ के लिए अभी मैंने 4-5 गाने लिख दिए हैं। हमसिका अय्यर जी के साथ मैंने एक गाना किया है म्यूजिक एल्बम का, जिन्होंने कुछ तो है तुझसे राब्ता गाया है, या यूं आई चमक चलो, और बहुत अनगिनत गाने गाए हैं, 1 2 3 4 उनके साथ गाया है मैंने। अब्दुल शेख जी के लिए एक गाना गाया है मैंने, और अभी मैंने एक गाना और गाया है उनके लिए। अभी सिंगर डिसाइड नहीं हुआ, तो अभी एक गाना इसी हफ्ते मेरा होने वाला है, वो भी एक वेब सीरीज में आएगा, जेलर नाम है जिसका। हाँ, वो साउथ से आएगी। हाँ, तो इसके साउथ से आएगी वो इधर, और वो कई भाषाओं में आएगी, उसका भी एक गाना मैं लिख रहा हूँ अभी। आपके कौन से प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं? जी, अभी मेरी एक मूवी आने वाली है, श्री रामायण कथा, और जिसमें जो अभिनेत्री हैं जिनका पहला हिंदी मूवी है, उनका नाम है अंजलि अरोड़ा। तो अंजलि, हाँ जी, कच्चा बादाम फेम है। तो उसके सभी गाने जो मैंने लिखे हैं वो कम से कम 6 या 7 भाषा में रिलीज हो गया, ऐसा मुझे पता चला है। और उसके अंदर जो मेरे लिखे गाने गाए हैं वो, उनका नाम है कैलाश खेर जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, जावेद अली जी हैं, और शाहिद माल्या, और काफ़ी अनगिनत नाम है, मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। तो वो मूवी है। और इसके अलावा अभी कुछ सीरियल्स वगैरह मेरे आने वाले हैं जो मैंने लिखे हैं, और वेब सीरीज वगैरह कुछ हैं। वेलकम टू एट्स क्लब एक वेब सीरीज है जो मैंने किया, वो कभी भी रिलीज हो सकती है। इसके अलावा म्यूजिक वीडियोस तो मेरे आते रहते हैं जी। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली थी कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे कविताएं लिखनी है? जी, मुझे प्रेरणा ये मिली थी, मैं भी एक जॉब करने वाला लड़का था, और मैं जॉब करता था 9 to 5। लेकिन क्या था, मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मुझे ज़िंदगी ऐसी गुजारनी है कि जब मैं मरूँ ना तो दुनिया मुझे जाने। ऐसा ना हो कि मतलब मर जाऊं और उसके बाद वहीं ख़त्म हो गया। एक रिक्शा वाला होता है ना, एक एरिया में मेट्रो से यहाँ तक सेक्टर 63 बोल देता हूँ, यहाँ तक रिक्शा चला रहा है रोज़, तो उसके ग्राहक भी सेम नहीं होते, एक आध ग्राहक सेम होगा, बाकी बदलते रहते हैं। उसने वहीं ज़िंदगी भर रिक्शा चलाया, और उसके बाद रिक्शा चला के वहीं उसकी डेथ हो गई, शादी हुई, बीवी बच्चे हुए, कोई उसको याद नहीं कर रहा है। तो वो मौत मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक कलाकार की मौत चाहिए कि जब मैं मरूँ, जो मुझे चाहते हैं, मतलब वो मेरे को नहीं भी जानते, तो खुद ब खुद वहाँ इकट्ठे हो जाए। तो इसलिए मैं एक बार, मुझे याद आता है, जून का महीना था, जून की भरी दोपहरी थी, और मैं करोल बाग में रहता हूँ, तो वहाँ सत्संग घर है, राधा स्वामी सत्संग घर, और उसके सामने एक शमशान घाट है। तो मैं वहाँ से आ रहा था, यही विचार मेरे कई दिनों से मन में चल रहे थे। वो वहाँ से मैं जब गुजर रहा था तो मेरे मन में कुछ लाइनें आई थी, और फिर मेरे अंदर से एक अंकुर फूटा और मैं कवि बन गया। तो वो लाइनें ऐसी थी, मत जाना हुस्न की गलियों में, मत फंसना इन रंगेलियों में, एक बार जो इनमें जाता है फिर रोता है पछताता है, फिर उसका कोई नहीं रहता जो उसको अंतिम आहुति देगा। ऐसे कुछ लाइनें थी। तब उसके बाद मेरा कवि और लेखन का दौर शुरू हुआ। हमारे युवा भी आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। अब मुझे नीरज जी की लाइनें आती है, और नीरज जी तो बहुत हमारे बड़े कवि भी हैं। उन्होंने लाइनें कही, कुछ लाइनें जो बहुत कवियों ने पढ़ी है, मैं वैसे अपनी लाइनें पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार किसी कहते हैं गुरु जी की, समझ लो गुरु हैं वो तो सबके, उनकी लाइन पढ़ता हूँ। आत्मा का सौंदर्य रूप है काव्य, आत्मा का सौंदर्य रूप है काव्य, मनुष्य होना भाग्य है, मनुष्य होना भाग्य है, और कवि होना सौभाग्य है। तो मैं सौभाग्य वाला हूँ जो मैं कवि बना। ऐसी एक कविता सुनना चाहेंगे हम कि हमारे युवाओं को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। जैसे आजकल सभी मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा जो जेन ज़ी है वो सोच नहीं रहे हैं जी। तो एक रिलेटेड कविता अगर कोई हो आपकी जो जी थोड़ा रिलेट कर सके। जी, ये कविता देखिए,
दुश्मन जिगरा खूब दिखा ले। दुश्मन पाकिस्तान में सुन ले, यहीं से अगर आवाज़ पहुंच जाए तो, एक कवि की या एक हिंदुस्तानी की या एक देशभक्त की। दुश्मन जिगरा खूब दिखा ले, नहीं हम तुझसे डरने वाले, नहीं हम तुझसे डरने वाले, तू कब तक यूँ छुप कर हम पर वार करेगा, तू कब तक यूँ छुप कर हम पर वार करेगा। हम नहीं पीछे अब हटने वाले, हम नहीं पीछे अब हटने वाले, जिस दिन अपना लहू खोलेगा, जिस दिन अपना लहू खोलेगा, उस दिन तेरा दिल डोलेगा। अभी हिंदुस्तान कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन लाइनें देखिए। उस दिन तेरा दिल डोलेगा, कर देंगे हम फिर सब हिसाब बराबर, कर देंगे फिर हम सब हिसाब बराबर। ओ भीख मांगकर जीने वाले, ओ भीख मांगकर जीने वाले, दुश्मन जिगरा खूब दिखा ले। है शहीदों का लहू पुकारे, कितने लोग मर रहे हैं, कितने सिपाही मर रहे हैं। है शहीदों का लहू पुकारे, अब तेरा अंतिम समय निकट है, अब तेरा अंतिम समय निकट है लहू का अब उबाल बहुत है लहू का अब उबाल बहुत है। देख ले तू अब ओ अल्लाह वाले, देख ले अब तू ओ अल्लाह वाले, भाई भाई का खेल अब बहुत हो गया। वो भाई कहते ना, भाई भाई का अब खेल बहुत हो गया, अब तेरी खैर नहीं है, अब तेरी खैर नहीं है। हो जिस देश की माटी शहीदों के लहू की बानी, हो जिस देश की माटी शहीदों के लहू की बानी, तू देख अब उसका लहू बहाने, तू देख अब उसका लहू बहाने वाले, तू देख अब उसका लहू बहाने वाले। जय सुभाष जय वीर भगत सिंह, जय सुभाष जय वीर भगत सिंह, जय हिंद का उद्घोष बहुत है। जय सुभाष जय वीर भगत सिंह, जय हिंद का उद्घोष बहुत है। अब तेरा निशा मिटा देंगे हम, अब तेरा निशा मिटा देंगे हम नक्शे से। चल हट पीछे ओ अमेरिका के साले, वो अमेरिका से मांगते हैं मदद, अब उनको वहाँ से भी नहीं मिलेगी। ओ अमेरिका के साले। और अंतिम लाइन है, दुश्मन जिगरा खूब दिखा ले, दुश्मन जिगरा खूब दिखा ले, नहीं हम अब तुझसे डरने वाले, तू कब तक यूँ छुप कर हम पर वार करेगा, अब हम नहीं पीछे हटने वाले, दुश्मन जिगरा खूब दिखा ले। बहुत शानदार कविता जो रखी है। पाकिस्तान अगर सुन रहा होगा तो उसे ये बात ज़रूर सुनना चाहिए कि अब जब जितना जिगरा है तुम दिखा लो, अब डरने वाले नहीं हैं हमारे, ना सैनिक डरने वाले हैं ना हमारी जनता डरने वाली है। और ये शानदार कविता उसी पर आधारित थी। इसी बीच आपने जो संसद में कविता सुनाई हो उसकी 2 लाइनें अगर हमें यहाँ हमारे दर्शकों को भी सुनने को मिल जाए। कविता का शीर्षक है अनपढ़ लुगाई। अनपढ़ लुगाई के हाथों बर्बाद हो गया, मैं तो शादी की पहली रात देवदास हो गया। अनपढ़ लुगाई के हाथों बर्बाद हो गया, मैं तो शादी की पहली रात देवदास हो गया। मैंने कहा उससे हाउ आर यू, मैंने कहा उससे हाउ आर यू, उसने कहा मैं लालचंद की छोरी हूँ, उसने कहा मैं लालचंद की छोरी हूँ। मैंने कहा व्हाट यू फील नाउ आफ्टर आवर मैरिज, मैंने कहा व्हाट यू फील नाउ आफ्टर आवर मैरिज। उसने कहा घनी चोखी लागे थारी इंग्लिश, उसने कहा घनी चोखी लागे थारी इंग्लिश। प्यार की थी वो पहली रात अपनी, प्यार की थी वो पहली रात अपनी, इंट्रोडक्शन में ही अपना केस फाइल हो गया। अनपढ़ लुगाई के हाथों बर्बाद हो गया, मैं तो शादी की पहली रात दे रहा था। उसकी अंतिम लाइन ऐसी थी, किसी तरह रात गुजरी और सुबह आई, किसी तरह रात गुजरी और सुबह आई। अनपढ़ों की महारानी चाय में अपनी उंगली डाल लाई, अनपढ़ों की महारानी चाय में अपनी उंगली डाल लाई। मैंने कहा उससे इतना कष्ट क्यों, मैंने कहा उससे इतना कष्ट क्यों। उसने कहा मैं तुम्हारी अधमरी हूँ, उसने कहा मैं तुम्हारी अधमरी हूँ। मैंने कहा वारे अर्धांगिनी को अधमरी कहने वाली, तू मेरी अधमरी और मैं तेरा अधमरा
हो गया अनपढ़ लुगाई के हाथों बर्बाद हो गया, मैं तो शादी की पहली रात देवदास हो गया। जी। और आपने राष्ट्रपति भवन में भी ऐसे खूब ठहाके लगवाए थे, तो वो कौन सी कविता थी? उसमें कविता जो मुझे याद आती है, उसमें एक कविता इस तरह से थी, फ्यूज, छोटी सी कविता है प्रेम के ऊपर। तुमसे मिली नज़र तो दिल का फ्यूज उड़ गया, तुमसे मिली नज़र तो दिल का फ्यूज उड़ गया, जल गई धड़कनों की वायर, खाली करंट रह गया। तुमसे मिली नज़र तो दिल का फ्यूज उड़ गया, जल गई धड़कनों की वायर, खाली करंट रह गया। बनाएगा कौन फिर से मेरे दिल का फ्यूज, बनाएगा कौन फिर से मेरे दिल का फ्यूज, डालेगा तार खुद का, डालेगा तार खुद का, खटका ऑन करेगा। है बस तुझसे ही ख्वाहिश जो तेरी एक झलक में, मैं यूँ जल के रह गया, तुमसे मिली नज़र तो दिल का फ्यूज उड़ गया। अंतिम लाइन है, हो गए हैं नट बोल्ट ढीले, दिल का बोर्ड उखड़ गया। हो गए हैं नट बोल्ट ढीले, दिल का बोर्ड उखड़ गया। बना सके तो फिर से बना दे, वरना अंजाम मेरा ये कूड़ा घर रह गया। तुमसे मिली नज़र तो दिल का फ्यूज उड़ गया। जी जी, इस तरह थी। और बाकी आजकल युवा भटक रहा है, तो मैं मातृभूमि की एक मैंने कविता लिखी थी। मुझे लगता है आज सबको मतलब मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए, और मातृभूमि को सब भूल चुके हैं। तो वहाँ मैंने लिखा है, मातृभूमि कविता का शीर्षक है, मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा है। मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। चाहे हो हिंदू या कोई ईसाई, चाहे हो हिंदू या कोई ईसाई, सिख हो या कोई मुस्लिम भाई, मरकर मिटते हम सब इस मिट्टी में। हम एक है, हम एक वतन, ये हिंदुस्तान हमारा है। मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा है। कविता बहुत लंबी है, अगर ये बहुत जोशीली कविता है। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को विराम देने जा रहे हैं जी। तो आखिर में एक कविता ऐसी हुई जिसकी वजह से हमारे दर्शक ठहाके लगाने को मजबूर हो जाए। कविता है, मैं आपको छोटे छोटे सुनाता चलता हूँ। जैसे कि चमक दांतों की निकाल देते हैं हम, पेट में से जबड़ा निकाल देते हैं। चमक दांतों की निकाल देते हैं हम, पेट में से जबड़ा निकाल देते हैं। आता नहीं हो जिसे हंसना, आता नहीं हो जिसे हंसना, वो सीखे हमसे हंसी की बौछारे। हम तो वो हैं जो ओए गुरु सिद्धू पाजी में से बाबा रामदेव को निकाल देते हैं। चमक दांतों की निकाल देते हैं हम, पेट में से जबड़ा निकाल जब। और हंसने हंसाने की बात करते हैं हम, दिलों पर राज करते हैं। हंसने हंसाने की बात करते हैं हम, दिलों पर राज करते हैं। नहीं भाते हमें रोते हुए चेहरे, बनकर मस्करा हम हंसाने का काम करते हैं। जी, नेता पे मैं पढ़ देता हूँ चलते चलते, कुछ नेताओं पे नहीं हुआ, इतनी देर से मैं सोच रहा था। तो पॉलिटिक्स की भी मतलब जो कवि हैं वो पॉलिटिक्स पर तो लिखते ही हैं, और उसमें जो मजेदार किस्से निकल कर आते हैं वो शायद और हंसाने पर मजबूर कर देते हैं। तो जी, तो पहले नेताओं पे छोटी सी पूरी कविता तो नहीं सुनाऊंगा, वो सुनिए। उसके बाद अभी बिहार में चुनाव आ रहे हैं, उसको बात को कह के मैं अपना विराम लूँगा वाणी को। और सुनिए, नेता जो सिर्फ लेता कभी कुछ ना देता वो है नेता। नेता जो सिर्फ लेता कभी कुछ ना देता वो है नेता। नेता जो चुरा ले मुँह से निवाला, नेता जो चुरा ले मुँह से निवाला, कर दे तू जी घोटाला, कर दे तू जी घोटाला। खा जाए भैंसों का चारा, जिस पर ना लग पाए कभी कोई कानून का ताला, वो है नेता। जो सिर्फ लेता कभी कुछ ना देता वो है नेता। इस तरह नेताओं पे। और अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा एक संदेश बिहार में भी मैं बिहार से आया हूँ अभी कल परसों, तो वहाँ मैं सुनाना छूट गई थी वो लाइनें, मैं यहाँ से बिहार पहुँचाना चाहूँगा। तो वो ऐसे है कि इलेक्शन आ रहा है तो वो थोड़ा गुनगुना देता हूँ। मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, लेकिन सुनिए। एक बटन क्या से क्या कर सकता है, एक बटन क्या से क्या कर सकता है। चोर लुटेरा और डाकू भी फिर नेता बन सकता है। एक बटन क्या से क्या कर सकता है। तो बिहार में चुनाव है, बटन का सही उपयोग कीजिए। और इसी तरह देश में कभी भी चुनाव हो तो आप अपने बटन का सही उपयोग कीजिए और एक अच्छी सरकार चुनिए। धन्यवाद। बिल्कुल, आपको एक अच्छी सरकार चुनकर आपको शिकायत नहीं होगी, तो अपने बटन का यानी अपने मत का पूरा इस्तेमाल कीजिए। ये शायरी, ये कविता उसी पर निर्भर थी।
तो कोई शायरी भी हम जाते जाते शायरी तो बहुत है, और बाकी सुनिए, इतना तामझाम है, और बाकी एक शायरी सुनिए। कुदरत के करिश्मों में अगर रात ना होती, ख्वाबों में कभी आपसे मुलाकात ना होती। कुदरत के करिश्मों में अगर रात ना होती, ख्वाबों में कभी आपसे मुलाकात ना होती। ये दिल ही हर गम की वजह है, ये दिल ही हर गम की वजह है। ये दिल ही नहीं होता तो कोई बात ना होती। और एक और सुन लीजिए, आपको नज़र करता हूँ। तेरे माथे पे ये शिकन अच्छी नहीं, तेरे माथे पे ये शिकन अच्छी नहीं। तुम मुस्कुराओ ये उदासी अच्छी नहीं, तुम मुस्कुराओ ये उदासी अच्छी नहीं। ये गम ये नाउमीदी के काफिले अब बहुत हुए, ये गम ये नाउमीदी के काफिले अब बहुत हुए। अब तेरे रुख पर ये अमावस अच्छी नहीं, अब तेरे रुख पर ये अमावस अच्छी नहीं। और तू कोई ख्वाब था जो मेरे मुकद्दर में न था, तू कोई ख्वाब था जो मेरे मुकद्दर में न था। थी बस मेरी इतनी खता कि मैंने तुझे हकीकत समझा। और एक लास्ट और सुनिए, दोस्ती और प्यार पे। हर दाग दाग नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। हर दाग दाग नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये दिल लगने की बात है, ये दिल लगने की बात है। वरना 7 फेरों में भी कभी सच्चा प्यार नहीं होता। हर दाग दाग नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। क्या बात है। और जयदीप जोनवाल के साथ आज इतना ही। इन्होंने अपनी कविताओं अपनी शायरियों से हमारा पूरा समा बांधे रखा। आपको इनके साथ मिलकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और हमारे साथ आज जयदीप जोनवाल थे। अगर आप इनको फिर से देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ जयदीप जी फिर से आएंगे और फिर से आपके साथ और कविताएं और अपनी शायरियाँ शेयर करेंगे। तो नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे ईश्वरीय वाणी। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ प्रियंका जोशी। नमस्कार।